बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और इसको सीखने से पहले हम शेल क्या होते हैं इनका एक बुनियादी तस्वर समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के नज़रिए को समझने से पहले हमें शेल्स और सब शेल के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या हैं। अगर हमें किसी एटम के अंदर शेल्स और सब शेल का नज़रिया वाज़ेह होगा तभी हम जाके किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, कैसे करते हैं, किस बात को वाज़ेह करती है, ये आगे आने वाले लेक्चर में हम तफसील के साथ इन बातों को समझेंगे। लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि शेल्स और सब शेल्स क्या होते हैं और किस तरह से ये एक एटम का हिस्सा हैं। तो पहले हम आज बात करते हैं शेल्स की कि शेल्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं शेल्स की तारीफ लिखता हूँ इधर। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के गिर्द वो सर्कुलर रास्ता जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं शेल कहलाता है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के गिर्द वो रास्ता जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उस रास्ते को हम क्या कहते हैं, शेल। तो कोई भी एटम हो उसके न्यूक्लियस के गिर्द एक रास्ता है और उस रास्ते की शक्ल भी बताई हुई है, कैसी है, सर्कुलर शक्ल है, गोल। तो गोल रास्ता जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं इस रास्ते को क्या नाम दिया जाता है, शेल्स का नाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पर ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस से बाहर ये मुख्तलिफ मैंने गोल दायरों की शक्ल में कुछ रास्ते बनाए हैं। इन रास्तों को क्या नाम दिया जाता है, शेल्स का नाम दिया जाता है। ये जितने भी रास्ते आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इनको हम शेल्स भी बोल सकते हैं। इनको हम एनर्जी लेवल्स का नाम भी देते हैं। इनको हम ऑर्बिट का नाम भी देते हैं और इनको हम सर्कुलर रास्ता भी कहते हैं। तो ये दरमियान में क्या मौजूद है, ये दरमियान में है न्यूक्लियस। तो हमने तारीफ में भी पढ़ा कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के गिर्द वो सर्कुलर रास्ता जहां इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं शेल कहलाता है। तो असल में ये जो सर्कुलर रास्ते हैं जो न्यूक्लियस के गिर्द मौजूद हैं इनकी एक ख़ास एनर्जी होती है। हर हर सर्कुलर रास्ते की एक ख़ास एनर्जी होगी जो दूसरे से मुख्तलिफ होगी। ये मतलब ये एक पहला शेल इसकी एनर्जी और है, दूसरे की कुछ और है, तीसरे की कुछ और है। तो हर इसी तरह से इससे आगे आने वाले भी जो शेल्स होंगे उन तमाम की एनर्जी एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। तो लिहाजा अपनी मुख्तलिफ एनर्जी रखते हुए ये शेल्स न्यूक्लियस के गिर्द पाए जाते हैं। इस वजह से इन शेल्स को एनर्जी लेवल्स का नाम भी दिया जाता है कि हर एक की ख़ास एनर्जी होती है। इसी तरह से ऑर्बिट भी इनको बोला जाता है, या सर्कुलर रास्ता भी इन शेल्स को बोला जाता है। चारों में से कोई भी नाम इनका हम ले सकते हैं। तो ज़्यादातर हम एनर्जी लेवल, शेल्स या ऑर्बिट इन अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं किसी भी शेल को ज़ाहिर करने के लिए। अगर हम मिसाल देखें कि कौन कौन से शेल्स हैं जी, तो मिसाल के तौर पर के शेल, इसी तरह एल शेल, एम शेल,
एन शेल, ये मुख्तलिफ शेल्स हैं जो न्यूक्लियस के गिर्द पाई जाती हैं। के शेल, के शेल को हम पहला एनर्जी लेवल भी कहते हैं। के शेल पहला एनर्जी लेवल भी कहलाता है। इसी तरह से एल शेल, इसको दूसरा एनर्जी लेवल भी कहते हैं। इसी तरह से एम शेल, इसको तीसरा एनर्जी लेवल भी बोला जाता है। और एन शेल, इसको चौथा एनर्जी लेवल भी बोला जाता है। तो न्यूक्लियस के गिर्द ये मुख्तलिफ रास्ते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब है न्यूक्लियस के गिर्द घूमने की। इन मुख्तलिफ रास्तों को क्या नाम दिया जाता है? शेल्स का नाम दिया जाता है। ये मैंने पहले शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं, दूसरे शेल के अंदर पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं, तीसरे में मैंने इसको मुकम्मल तौर पर भरा नहीं है, 2-3 इलेक्ट्रॉन बना के बता दिए हैं। मैंने 3 शेल्स बनाए थे। तो जो पहला शेल है, पहले शेल को क्या नाम दिया जाता है? पहले शेल को हम नाम देते हैं के शेल का, दूसरे शेल को क्या नाम देते हैं? एल शेल का, तीसरे शेल को क्या नाम देते हैं? एम शेल का, और इसके बाहर अगर एक चौथा शेल भी बना दें तो उसका क्या नाम रखा जाएगा? एन शेल। तो ये शेल के नाम देने का जो तरीका हम इख्तियार करते हैं। क्या सिर्फ 4 ही शेल होते हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं है। न्यूक्लियस के बाहर शेल्स की जो तादाद है वो लामहदूद होती है। असल में सिर्फ हम ज़ाहिर वो करते हैं जिनके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जितने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे सिर्फ उतने इलेक्ट्रॉन्स के मुताबिक शेल्स को ही न्यूक्लियस के गिर्द ज़ाहिर किया जाता है, बाकियों को हम ज़ाहिर नहीं करते, लेकिन शेल्स की तादाद लामहदूद होती है। खैर, ये था शेल के हैं और हमने मिसाल की मदद से ये समझा। अब शेल की कुछ अहम खसूसियात के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि ये किस तरह की खसूसियात के हामिल होते हैं शेल्स। इनकी मदद से हमें किसी एटम के बारे में क्या कुछ मालूमात मिल सकती है शेल्स के हवाले से। तो पहले नंबर पर हम लिखेंगे शेल्स किसी भी एटम के बुनियादी एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। शेल किसी भी एटम का बुनियादी एनर्जी लेवल होगा और इन एनर्जी लेवल के अंदर न्यूक्लियस से एक ख़ास फासला रखते हुए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्या करेगा? चक्कर लगाएगा, घूमता रहेगा। दूसरे नंबर पर शेल्स को न्यूक्लियस के गिर्द दायरों की मदद से जाहिर किया जाता है। शेल्स को कैसे जाहिर करेंगे? न्यूक्लियस के गिर्द दायरों की मदद से जाहिर करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के गिर्द ये मुख्तलिफ शेल्स हैं जिनको मैं दायरों की मदद से क्या कर रहा हूँ? जाहिर कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं एक डॉट लाइन लगा रहा हूँ इन शेल्स को जाहिर करने के लिए। ये सिर्फ जाहिर करने का एक तरीका ही है, ठीक है। तो ये मैंने मुख्तलिफ शेल्स बनाए हैं न्यूक्लियस के गिर्द इन डॉट लाइन की मदद से, जो कि शेल्स को जाहिर करने का एक तरीका है। तो शेल्स को कैसे जाहिर किया जाता है? इन एनर्जी लेवल्स को कैसे जाहिर किया जाता है? न्यूक्लियस के गिर्द दायरों की शक्ल में जाहिर किया जाता है। जैसे ये बिल्कुल मरकज़ में क्या मौजूद है हमारे एटम का? न्यूक्लियस
बिल्कुल मरकज़ के अंदर पाया जाता है, जबकि न्यूक्लियस के बाहर ये शेल मौजूद होते हैं KLMN। आगे चल के देखते हैं, ये शेल्स के नाम हैं। मिसालों के अंदर भी हमने पढ़ा कि शेल्स को ये नाम दिए जाते हैं KLMN वगैरह। अभी तक जितने एटम दरियाफ्त किए जा चुके हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जितनी है उसके हिसाब से सिर्फ हमें इन 4 शेल्स की ही ज़्यादातर ज़रूरत पड़ी है, इससे ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं पेश आई। अगर मुस्तकबिल में कुछ ऐसे एटम्स दरियाफ्त किए जाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इतनी ज़्यादा हो कि उनको इन 4 तक ना रखा जा सकता हो, तो फिर हम इससे आगे भी NOPQ और इस तरह से आगे भी हम शेल्स नंबर को ज़ाहिर करेंगे। लेकिन अभी तक जितने एटम्स को दरियाफ्त किया जा चुका है उसके मुताबिक ये 4 शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल हो जाते हैं किसी भी एटम के। आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर एक अहम खसूसियत है कि किसी भी शेल के अंदर किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को मंदरजा झैल फार्मूले से मालूम किया जा सकता है। कौन सा फार्मूला जिसकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं? तो वो फार्मूला है 2n की ताकत 2n की ताकत 2n स्क्वायर भी इसको पढ़ते हैं, 2n स्क्वायर। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद को बआसानी मालूम कर सकते हैं। हमें सिर्फ जिस शेल के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन की तादाद को मालूम करना है उस शेल के लिए n की वैल्यू क्या है इस बात का इल्म होना चाहिए। n की वैल्यू अगर हमें पता होगी तो उसकी मदद से हम क्या करेंगे, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को मालूम कर लेंगे। इससे हमें यह भी बात जाहिर हो रही है कि हम किसी भी एटम के गिर्द जो शेल्स होते हैं उनको एक नंबर से जाहिर करते हैं और उस नंबर के लिए हम n लिखते हैं। n कोई भी सादा नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, कोई भी ये नंबर हो सकता है इनमें से। तो खैर जिस शेल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन की तादाद मालूम करना चाहते हैं उस शेल के लिए n की वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे इस फार्मूले के लिए, और फार्मूले में लिखने के बाद उसको हल करेंगे तो हमारे पास उस एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद निकल आएगी जो मैक्सिमम ज़्यादा हद तक हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो हमें पता चल जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं शेल की एक और खसूसियत बताऊं तो शेल्स को एटम के मरकज से बाहर की जानिब गिना जाता है। शेल्स को एटम के मरकज से, मैं मिसाल के तौर पर ये एटम है, ये इसका मरकज है, न्यूक्लियस मरकज में पाया जाता है। तो मरकज से बाहर की जानिब जाते जाते हम शेल के नंबर को गिनते हैं। जैसे मरकज के जो करीब है वो पहला शेल, जो उससे दूर है वो दूसरा, जो उससे दूर है वो तीसरा, जो उससे दूर है वो चौथा, इस तरह से बढ़ते बढ़ते। तो हम शेल्स की गिनती कैसे करते हैं, मरकज से पहले नंबर पर जो शेल होगा उसी को पहला नंबर दिया जाएगा और आगे बढ़ते बढ़ते बाहर की जानिब जाते जाते, मरकज से दूर जाते जाते हम इसको नंबर देते चले जाते हैं। 5वें नंबर पर खसूसियत है शेल्स को n से जाहिर किया जाता है जिसकी मुख्तलिफ वैल्यूज होती हैं जैसा कि 1 2 3 4 वगैरह, ये बढ़ती चली जाती हैं। शेल नंबर की कभी भी वैल्यू 0 नहीं होगी, 1 से शुरू होगा और
लामहदूद हद तक ये नंबर चलते जाते हैं और हम इनको ज़ाहिर किसकी मदद से करते हैं, n की मदद से। यानी अगर मैं कहूँ कि ये पहला शेल है तो इस पहले शेल के लिए n की वैल्यू 1 होगी, दूसरे शेल के लिए n की वैल्यू 2 होगी, तीसरे शेल के लिए n की वैल्यू 3 होगी, चौथे शेल के लिए n की वैल्यू 4 होगी और इस तरह से ये बढ़ती चली जाएंगी। तो शेल को हम किसकी मदद से ज़ाहिर करते हैं, n की मदद से। पहला शेल जिसके लिए n की वैल्यू क्या है 1, उसको k शेल कहा जाता है। दूसरा शेल जिसके लिए n की वैल्यू क्या है 2, उसको l शेल, n की वैल्यू 3 m शेल, l की वैल्यू 4 n शेल और इस तरह से ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। अगर छठे नंबर पर इसकी एक खसूसियत देखें शेल्स की, तो हम लिखेंगे कि शेल्स को अंग्रेजी हरूफ के L M N वगैरह से जाहिर करते हैं। ये मुख्तलिफ हरूफ हैं अंग्रेज़ी के जिनका इस्तेमाल किया जाता है शेल्स को ज़ाहिर करने के लिए। मतलब पहला शेल है तो K, दूसरा तो L, तीसरा तो M, तीसरा तो N और इस तरह से चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और इस तरह से ये बढ़ते चले जाते हैं। तो शेल्स का इजहार कैसे है, अंग्रेज़ी हरूफ की मदद से। जबकि हम शेल्स के लिए जो नंबर लिखते हैं वो नंबर को n से, और वो n की मुख्तलिफ वैल्यूज़ हो सकती हैं। जैसे k के लिए n की वैल्यू क्या होगी 1, l के लिए n की वैल्यू 2, m के लिए n की वैल्यू 3, n के लिए n की वैल्यू 4, n शेल के लिए n की वैल्यू 4 और इस तरह से ये बढ़ते चले जाते हैं। 7वें नंबर पर इसकी खसूसियत है शेल की जिन शेल्स की एनर्जी कम होती है, जिन शेल्स की एनर्जी कम होगी वो न्यूक्लियस के करीब पाए जाएंगे। वो न्यूक्लियस के करीब होते हैं। जिन शेल्स की एनर्जी कम होती है वो न्यूक्लियस के करीब होती है, जिन शेल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी वो न्यूक्लियस से दूर होंगे। पहले मैं ये नंबर लिख लूँ, उसके बाद दोनों की वजाहत करता हूँ। जिन शेल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी वो न्यूक्लियस से फासले पर मौजूद होंगे। कम एनर्जी वाले शेल्स न्यूक्लियस के करीब, ज़्यादा एनर्जी वाले शेल्स न्यूक्लियस से दूर। जैसे यहाँ पे जो न्यूक्लियस के सबसे करीब है वो कौन सा है, के शेल। तो के शेल की एनर्जी सबसे कम, उससे फासले पर L, इसकी एनर्जी K से ज़्यादा, उसके बाद M, इसकी एनर्जी L से ज़्यादा, उसके बाद N, इसकी एनर्जी M से ज़्यादा। तो इन 4 शेल्स के अंदर अगर मैं तकसीम करूँ एनर्जी के लिहाज से तो K की एनर्जी सबसे कम होगी, ये न्यूक्लियस के सबसे करीब है। चूँकि न्यूक्लियस की जो लगने वाली अट्रैक्शन है वो इस K के ऊपर सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसकी एनर्जी सबसे कम है। और N के ऊपर सबसे कम अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की, लिहाजा उस N की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। अट्रैक्शन के साथ इसका क्या ताल्लुक है, आगे चल के हम बाब नंबर 3 के अंदर भी इस बात को समझेंगे। तो K की एनर्जी सबसे कम जबकि N की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये बात इधर लिखी है कि जिनकी एनर्जी कम होती है वो न्यूक्लियस के करीब पाए जाते हैं। तो मिसाल के तौर पर K शेल, मसलन
के शेल, और जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो न्यूक्लियस से फासले के ऊपर होते हैं, मसलन एन शेल। इसकी एनर्जी इनकी निस्बत बाकी तीनों की निस्बत सबसे ज़्यादा है, तो ये न्यूक्लियस से उतना ही ज़्यादा दूर होगा। एक और बड़ी अहम खसूसियत है शेल्स की कि जिन शेल्स की एनर्जी कम होती है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो कम स्टेबल होते हैं। तो जिनकी एनर्जी ज़्यादा उनकी स्टेबिलिटी कम, जिनकी एनर्जी कम उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो इस पूरी खसूसियत को मैं अगर एक छोटे से फार्मूले की मदद से ज़ाहिर करना चाहूँ तो मैं लिखूँगा कि एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टेबिलिटी के। एनर्जी और स्टेबिलिटी का क्या ताल्लुक है, ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एनर्जी ज़्यादा होगी किसी शेल की तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। इसकी मिसाल को बिल्कुल ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे एक तालिब इल्म है जो कि एक शरारती तालिब इल्म है, जब वो खाना खा लेता है तो खाना खाने के बाद उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। जब एनर्जी बढ़ जाती है तो वो ज़्यादा शरारतें करता है, इधर उधर भागता है, दूसरों को तंग करता है। तो मतलब स्टेबिलिटी नहीं रही, क़याम पज़ीरी नहीं रही, वो एक जगह पर आराम सुकून से नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा है। और जब आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी एनर्जी को खर्च कर देगा और फिर भूखा हो जाएगा, तो भूखा होने के बाद फिर उसमें शरारतें करने की भी हिम्मत नहीं रहेगी और वो एक जगह पे चुप करके खामोशी के साथ बैठा रहेगा। मतलब कि एनर्जी कम होने से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, उसका उछलना कूदना ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो एक जगह पर आराम से आकर बैठ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से जब किसी शेल की बात कर रहे हैं तो जिस शेल की एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, और जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। उसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे न्यूक्लियस के करीब होने की वजह से ज़्यादा स्टेबल हालत में पाए जाएंगे। शेल्स और उनकी एनर्जी देखते हैं। शेल्स और एनर्जी लेवल्स, जैसे पहला शेल कौन सा, के शेल, सबसे कम एनर्जी। इसी तरह दूसरा शेल एल शेल, इसकी एनर्जी के से ज़्यादा, क्योंकि दूर है, न्यूक्लियस से दूर है, के से भी दूर है, तो के से एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा। तीसरा शेल एम शेल, तो एम शेल चूँकि न्यूक्लियस से एल के निस्बत भी ज़्यादा फासले पर होता है, लिहाजा इसकी एनर्जी एल से क्या होगी, ज़्यादा, एल शेल से ज़्यादा एनर्जी। अगर मैं बात करूं चौथा शेल, चौथा शेल एन शेल, जो कि न्यूक्लियस से एम की निस्बत भी ज़्यादा फासले पर मौजूद होता है, तो लिहाजा इसकी एनर्जी एम की निस्बत भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये मुख्तलिफ शेल्स और उनकी एनर्जी लेवल्स के दरमियान एक ताल्लुक़ है। पहले 4 शेल्स, उनके नाम और उनकी एनर्जी के लिहाज से मैंने उनका आपस में ताल्लुक़ बताया। एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि शेल्स के अंदर
इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मालूम करने का तरीका। एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, कैसे मालूम कर सकते हैं। खसूसियात के अंदर भी हमने एक खसूसियत ये पढ़ी जिसमें हमने एक फार्मूला लिखा कि हमारे पास फार्मूला होता है 2n²। इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद को आसानी से मालूम कर सकते हैं। हमें सिर्फ उस शेल के लिए n की वैल्यू का पता होना चाहिए। और आपने यहाँ पे पढ़ा कि पहले शेल के लिए k के लिए n की वैल्यू 1 है, l के लिए 2 है, m के लिए 3 है, n के लिए 4 है। तो ये नंबर, ये वैल्यूज़ हमें पता है। अब इन वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ शेल के अंदर ज़रा इलेक्ट्रॉन की तादाद को निकालते हैं। जैसे पहले नंबर पर k शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद को अगर मालूम करते हैं तो फार्मूला हमारे पास है 2n²। k के लिए n की वैल्यू मैं जानता हूँ 1 है, a का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही, उसको 2 से ज़रब देंगे तो ये 2 बन जाएंगे। इसका मतलब कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं। उसके बाद l शेल है, l शेल फार्मूला तो वही रहेगा। अब l के लिए n की वैल्यू लिखनी है जो कि 2 होती है, तो यहाँ मैं वैल्यू लिखूंगा, 2 का स्क्वायर लूँगा जो कि 4 हो जाएगा, इसको 2 से ज़रब दूंगा और ये 8 बन जाएगा। इसका मतलब दूसरे शेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह से m शेल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद निकालें तो फार्मूला तो वही है। m के लिए n की वैल्यू लिखते हैं जो कि 3 है, इसका स्क्वायर लेते हैं, इसको 2 से ज़रब देते हैं और ये आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से अगर मैं बात करूं n शेल की, तो n शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। n के लिए ये n की वैल्यू लिखेंगे जो कि 4 है, 4 का स्क्वायर लेंगे, इसको 2 से ज़रब देंगे तो ये मेरे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स निकल आएंगे। तो ये बड़ा आसान सा फार्मूला है 2n²। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को मालूम कर सकते हैं। चूँकि हम असल में सीखना चाहते हैं किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को सीखने के लिए हमें एक एटम को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, जिसमें मैंने शेल को आपको तफसीलन यहाँ पे समझाया कि शेल होता क्या है और हर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होती है। ये भी बड़ी अहम और ज़रूरी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के लिए। और इलेक्ट्रॉन की तादाद को मालूम करने का फार्मूला बड़ा आसान फार्मूला है 2n²। तो शेल के बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो सब शेल है। तो हमें शेल के बारे में, इसी तरह से सब शेल के बारे में अगर हमें ये तफसील मुकम्मल तौर पर पता होगी तभी हम किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आसानी से कर सकते हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में आपने शेल के बुनियादी तस्वर को बड़ी तफसील के साथ समझा। आपने देखा शेल किसे कहते हैं, इसको कौन से मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है। फिर आपने शेल की कुछ अहम खसूसियात का भी जायज़ा लिया और इन खसूसियात के साथ साथ आपने शेल्स की एनर्जीज़ को भी समझने की कोशिश की और एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को कैसे मालूम किया जा सकता है ये भी जाना। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलाम वालेकुम।